नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी। 7 के संवाद कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संवाद कार्यक्रम में आज हमारे साथ में रायबरेली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर CB सिंह जी मौजूद हैं, जो कि रामा पैथोलॉजी के डायरेक्टर, रामा पैथोलॉजी क्लिनिक के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम संवाद। बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत जी। सर, मैं एक बात समझना चाहता हूँ कि जिस तरह से कोरोना वायरस पूरे देश में आया, जाहिर सी बात है पूरा विश्व परेशान था, और एकदम से इंडिया में जिस तरह से इसकी दस्तक हुई, तब हम तैयार नहीं थे उस तरह से देखा जाए। और आप एक रामा पैथोलॉजी क्लिनिक चलाते हैं, आप भी आपका एक नाम है। कैसे देखा आपने इस कोरोना वायरस को, कैसे देखा आपने, और क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आए? नहीं, ये तो जैसे महामारी का रूप लेके आई है, तो जिसके बारे में पूरे विश्व में फैली हुई है जी। तो किसी को भी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे बढ़ता गया, रिसर्च होते गए, उसके हिसाब से उसमें जानकारियां इकट्ठी करी गई। आज कुछ रिसर्च में आता है, फिर वो चेंज होता है, फिर अगले महीने कुछ और गाइडलाइंस आती हैं। तो इसके बारे में तो किसी को पता नहीं था पूरी तरीके से। तो एक भयावह रूप लेके आया, महामारी के रूप में आया। तो जाहिर सी बात है कि उसकी जांच के बारे में भी बहुत ज़्यादा पता नहीं था। और शुरुआत में जो जांच होनी थी वो सब केवल RT-PCR से होना था, और उसके अलावा कोई और जांच इसके लिए नहीं हो पा रही थी। तो मुश्किल ये था कि वो इतना कॉस्टली टेस्ट है, उसको अरेंज करना, उसके लिए सेटअप लगाना और जांच का लेवल बढ़ाना बहुत ही मुश्किल काम था। बहुत कम लेबोरेटरीज थी शुरू में जो कि RT-PCR कर रही थी। बाद में धीरे धीरे सरकार ने, चाहे वो प्रदेश की सरकार रही हो, चाहे केंद्र सरकार रही हो, सब ने उसको धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करी, और टेस्ट के रेशियो को बढ़ाया उन्होंने। शुरू में बहुत कम टेस्ट हो पा रहे थे, आज के डेट में बहुत सारा टेस्ट हो रहा है जी। तो जब पता ही नहीं लगेगा उस बीमारी के बारे में, तो उसमें कैसे कोई जान पाएगा कि हाँ इनको ये बीमारी है। और इसका सबसे बड़ी दिक्कत है, वो दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग हैं जिनमें कोई लक्षण ही नहीं है। तो वो समझ में नहीं आता कि इनको है तो और लेकिन फैलाने की क्षमता वो रखते हैं, तो वो बाहर निकलेंगे, जाएंगे तो दूसरों को फैलाएंगे। तो इसलिए जांच का होना बहुत जरूरी था। आज की स्थिति ये है कि हम लोग काफ़ी जो भी लेबोरेटरीज हैं जो गवर्नमेंट ने ऑथराइज करी हैं, ICMR ने ऑथराइज करी हैं, और बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं। तो अब इसीलिए नंबर्स इसीलिए बढ़ रहा है, क्योंकि पहले जांच नहीं होती थी। मान लीजिए पहले 100 जांचें हो रही हैं तो उसमें 1-2 लोग आ रहे थे। अब आज अगर हजारों जांच हो रही हैं तो उसमें उनका परसेंटेज बढ़ेगा। तो केसेज बढ़ रहे हैं इसीलिए, तो क्योंकि वो उनका डिटेक्शन हो रहा है। अगर डिटेक्ट ही नहीं होते तो उनका परसेंटेज कैसे बढ़ता। अब आज जांचें हो रही हैं, लोग स्वेच्छा से भी जाके जांच करा रहे हैं, और अपने यहाँ तो जिला अस्पताल में ये सुविधा है, वहाँ से RT-PCR के अलावा TrueNet मशीन से भी ऑप्शन है। तो इन सब चीज़ों से, और चूँकि लेंदी प्रोसेस है, टेस्ट में टाइम लगता है, तो ये भी एक मुश्किल इस बीमारी की जांच करने के लिए ये मुश्किल आ रही थी। तो अब ये है कि जब ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं तो लोगों को पता लग रहा है, तो सरकार, प्रशासन, सब लोग उसमें डिटेक्ट कर रहे हैं केसेस को और उनको कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब जांच हो जा रही है, जब लोगों को पता है कि हाँ हमको है, तो फिर वो बाहर नहीं निकल रहे हैं या वो पब्लिक में नहीं जा रहे हैं, जिससे कि उसके प्रसार को रोका जा सके। तो इसलिए जांच होना तो अति आवश्यक है। अच्छा, मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूँ कि जिस तरह से जाहिर सी बात है कि 3 महीने का लॉकडाउन हुआ, और शुरुआत में एक परेशानी का तो माहौल था ही। अभी जागरूकता काफ़ी बढ़ गई है, लोगों को समझ में आ गया है कि हमें क्या करना है। और अगर देखा जाए तो इंडिया तैयार भी हो गया। जांचें आपने अभी बताया कि कई सारी जांचें हो रही हैं, हजारों लाखों की संख्या में हो रही है, और लोगों ने तैयारियां भी कर ली। जैसे पहले मास्क की बहुत प्रॉब्लम थी कि मास्क मार्केट में नहीं मिल रहा था, सैनिटाइजर नहीं मिल पा रहा था, तो समस्याएं थी, लेकिन अब काफ़ी उसका निदान हुआ है। मैं एक बेसिक बात आपसे समझना चाहता हूँ कि टेस्ट में होता क्या है, क्योंकि लोग अभी तक जो विजुअल देखते हैं कि भाई उन्होंने टेस्ट किया, कोई स्टिक लगा के टेस्ट किया, किस तरह की जांच होती है सर, समझना चाहता हूँ मैं आपसे। नहीं, इसमें जो बेसिक तरीका है वो यही है कि नेजल स्वाब और थ्रोट स्वाब लेते हैं जी, और RT-PCR के लिए यही आइडियल मेथड है। चाहे वो हम जो अभी इस समय जो
गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है कि एंटीजन किट भी जो लॉन्च करी है वो इसमें मदद करती है, और उसमें करने के लिए भी उसमें नेजल स्वाब और थ्रोट स्वाब ही लिया जाता है। तो इसको प्रॉपरली कलेक्ट करके उसका ट्रांसपोर्ट मीडिया होता है जिसमें कि वो सैंपल को डाल देते हैं और वो उसमें डाइल्यूट हो जाता है। उसके बाद फिर आगे के प्रोसेस के लिए कि जैसे RT-PCR है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जिसको कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये टेक्निक है। तो इसमें जो है इसी से ही बेहतर यही तरीका ही है कि स्वाब से ही करेंगे, क्योंकि अगर ब्लड से जो भी एंटीबॉडीज की टाई है उनका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है। दूसरी चीज़ कि वो डायग्नोसिस के लिए नहीं है जी, वो हमें ये बताएंगे कि हाँ आपको पीछे इन्फेक्शन हो चुका है या फिर उसमें फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स निगेटिव आने के चांसेस हैं। मान लीजिए हमने एंटीबॉडीज से किया या एंटीजन से किया और ये हमें लगा कि जो है उसमें निगेटिव आ गया, तो हमने समझ लिया कि हम निगेटिव हैं, बट 100% हम नहीं कह सकते कि हम निगेटिव हैं। तो इसलिए एंटीबॉडी, और इसको गवर्नमेंट ने अभी उस पर नहीं किया, केवल सर्विलेंस के लिए किया है कि कम्युनिटी में हाँ इसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो गई है नहीं हुई है। तो आइडियल मेथड जो है वो RT-PCR ही है और उसमें टाइम लगता है। और अल्टरनेटिव मेथड में जो है ट्रूनेट से करने की टेक्निक आई है जिसमें कि उसमें भी स्वाब ही लेते हैं, नेजल स्वाब और थ्रोट स्वाब कलेक्ट करते हैं इन्फेक्टेड उसको, क्योंकि वायरस जो है इन्हीं जगहों पे ज़्यादा मिलता है। तो वहाँ से निकाल के उसको जो है टेस्ट किया जाता है, उसका जो भी मटेरियल है उसको करके उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर उसकी मशीन होती है एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एक्सट्रैक्शन के बाद उसकी जो निकाली जाती है ड्रॉप्स, उनको जो है आगे दूसरी चिप आती हैं उनमें डाला जाता है और मशीन उसमें जो है उसको मल्टीपल साइकिल्स में उनको डिवाइड करके और चेक करके फिर उसका रिजल्ट देती है। कि जैसे ट्रूनेट से तो कम से कम ये हो गया कि RT-PCR में हमारा टाइम लगता है, टेस्टिंग टाइम ज़्यादा है उसका, और ट्रूनेट में हम कम से कम ये कर सकते हैं कि 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में हम उसका रिजल्ट ले सकते हैं। तो इमरजेंसी प्रोसीजर के लिए हमारे पास ट्रूनेट ये है। दूसरा ये है कि एक चीज़ इसमें ये भी आती है और वो ये है कि हर लेबोरेटरी इसका टेस्ट नहीं कर सकती जिसको ICMR से परमिशन है या जो NABL अप्रूव्ड लैब है उन्हीं को एंटीबॉडी, एंटीजन और ये RT-PCR या ट्रूनेट करने की परमिशन है। तो अभी यहाँ प्राइवेट में तो किसी को नहीं है फिलहाल परमिशन, जिला अस्पताल में होता है या फिर लखनऊ RML पैथोलॉजी का जो कलेक्शन सेंटर है वो लोग कलेक्ट करके ले जाते हैं, या लखनऊ में बहुत सारी जगहों पे होता है जी। मेरी जानकारी में भी रायबरेली में किसी को ऐसी परमिशन। अच्छा, मैं समझना चाहता हूँ इस बात को कि इसकी क्या इसका क्या मानक बनाया गया है, क्योंकि आप इतना बड़ा एक रामा पैथोलॉजी क्लिनिक चला रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जैसा मुझे पता है काफ़ी हाईटेक बना रखा है आपने, सुविधाएं आपने बहुत दे रखी हैं कि आपके पास में कोई जांच कराता है तो मेरे ख्याल से शाम तक आपके पास में रिपोर्ट्स आप अवेलेबल करा देते हैं। तो इसके मानक क्या है सर, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लैब बनेंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होंगे। बहुत सारे लोग जिला अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग सुविधाएं चाहते हैं या पहुंचना चाहते हैं, हालांकि बहुत बड़ा चैलेंज है ये जांच करना भी। तो क्या इसके मानक है? नहीं, गवर्नमेंट हो सकता है कि इसके लिए इस वजह से नहीं इसमें बहुत सबको परमिशन दे रही है, ICMR और NABL अप्रूव्ड लैब को मिल रहा है। उसका रीज़न ये है कि एक बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है जी, एक्यूरेसी इसमें बहुत होनी चाहिए, प्रोसीजर ऐसा है, प्रोसेस हर स्टेप जो है इसका इम्पोर्टेंट है। किसी भी स्टेप पे अगर जरा सी लापरवाही हो जाएगी तो रिजल्ट्स निगेटिव भी आ सकता है और या गड़बड़ हो सकता है। तो ऐसे में और दूसरा क्या है कि इतनी पैनिक हो रखा है इसका कि कुछ भी है पॉजिटिव किसी की रिपोर्ट अगर आ जाती है तो फिर वो पूरा घर परेशान हो जाता है, फैमिली परेशान हो जाती है, मोहल्ला परेशान हो जाता है, इतना ज़्यादा पैनिक हो रखा है। पहले आप शुरू में देखिए कि इतनी दहशत थी, बिल्कुल इतनी दहशत थी कि नाम सुन के ही आदमी निकलना नहीं चाहता था या जो भी कुछ था। अब क्या है कि उसके साथ अब वो दहशत तो लोगों की खत्म हो गई है। अब लोग जैसे ये कह लीजिए कि लोग डरना ही नहीं चाहते, या जबकि बचाव का सिंपल तरीका है कि सिंपल शुरू से एक ही गाइडलाइन नहीं बदली है जी। और वो ये है कि मास्क
लगाना नहीं बदला है, और सैनिटाइजेशन नहीं बदला है, और दूरी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी थी, बस इतना अंतर आया कि 3 फीट की जगह 6 फीट हो गए। लेकिन ये 3 ऐसी गाइडलाइंस थी जो बेसिक गाइडलाइंस थी, और वो शुरू से लेके अब तक नहीं बदली है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इसका पूरा रोल है, और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रशासन का, सरकार का, चाहे वो केंद्र की या प्रदेश की जो भी सरकार है, सभी लोगों को मिलके उसका सहयोग करना चाहिए। क्योंकि ये कहना कि हम सरकार में नहीं है या हमारी पार्टी की सरकार नहीं है, तो ये गलत बात। इसमें सबको मिल, क्योंकि ये ऐसे तो नहीं कहेगा ना कि ये इस पार्टी के हैं तो कोरोना इनको नहीं होगा, या दूसरी पार्टी के हैं तो इनको कोरोना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर मेरे पास थॉट्स हैं, मैं दूसरी पार्टी से भी अगर रिलेटेड हूँ, तो मुझे अपना सजेशन, अपना सुझाव देना चाहिए, जिससे कि उससे सारे लोग लाभान्वित हों। तो यहाँ इस समय तो राजनीति से ऊपर उठ के इस महामारी के लिए लड़ना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप सोचिए कि जहाँ पे भी जितने डॉक्टर्स हैं, कितने डॉक्टर्स की डेथ हो रही रोज, वो सब लगे हुए हैं अपनी जान पे खेल के, क्योंकि ये जज्बा भले लोगों को डॉक्टर के प्रति बड़ी गलत धारणा है आज के समय में, लोगों ने जो बना रखी है, या उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। तो उसमें लेकिन आखिर काम कौन कर रहा है, चाहे वो सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो, डॉक्टर अपनी जान पे खेल के, डॉक्टर, उनके स्टाफ, पैरामेडिकल्स, वो सारे लोग अपनी जान पे खेल के लोगों का इलाज कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और प्रतिदिन आप सुनिए, न्यूज में सुनते हैं कि आज इस डॉक्टर की डेथ हो गई, यंगर डॉक्टर, ओल्ड एज के डॉक्टर। तो अब कोई क्राइटेरिया नहीं रह गया ना कि नहीं ओल्ड एज वाले की ही डेथ होगी, यंग एज वाले की नहीं होगी, किसी को भी हो सकता है, किसी के। तो ये जो लोगों में एक वो है, वो डॉक्टर्स के प्रति, पैरामेडिकल्स के प्रति, उनको लोगों को सहानुभूति रखनी चाहिए कि वो आखिर ऐसा तो है नहीं कि वो हर चीज कोई पैसे के लिए ही कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये इसके पीछे सबको अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए, और डॉक्टर को अगर पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी, और ऐसा नहीं कि सब डॉक्टर ऐसे ही होते हैं, कोई नहीं होता, बहुत सारा उसका रीजन क्या है कि डॉक्टर्स की फील्ड में नॉन मेडिकोज भी बहुत आए हुए हैं, तो वो सब उनकी प्रायोरिटीज दूसरी हैं, तो डॉक्टर सब वहाँ काम कर रहा है, बहुत सारी चीजें तो इस तरह से आती। तो डॉक्टर भाई बिना सहयोग के तो काम नहीं कर सकता। जब तक आपका फेथ नहीं होगा, अगर कोई किसी के पास, डॉक्टर के पास इलाज के लिए जा रहा है, तो आपको डॉक्टर को सहयोग करना पड़ेगा, उसकी बात माननी पड़ेगी, उसके ऊपर फेथ रखना होगा। बिना फेथ के तो आई थिंक कि कोई भी मेडिसिन कहते हैं कि वो भी नहीं असर करेगी अगर आपका फेथ नहीं है। आप तो एटलीस्ट आपको फेथ करना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये डॉक्टर ऐसा है या वैसा है या किसी के प्रति है, तो आपको पता होता है कि हाँ ये ऐसे हैं, ये डॉक्टर ऐसे हैं या है, तो आप उनके पास मत जाइए। बहुत सारे ऑप्शन हैं। सही। और जाहिर सी बात यह है कि अगर कोई अच्छा नहीं होगा तो उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। तो मेरा तो यही कहना है पब्लिक से कि भाई आप उसमें ढूंढ के रखिए जिसको आपको लगता है सही बात। उसमें आधी बातें तो ऐसे हो जाती हैं कि जिसमें लोग जो है भ्रांतियों पे चलते हैं। आधे लोग, बहुत सारी जगहों पे ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे लोग उसमें उत्पात मचा देते हैं कि चलो इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाए, बिल ना। मैं मतलब ये कोई ब्लेम करने वाली बात नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो मरीज और मरीज का अटेंडेंट, वो तो अपनी परेशानी में उलझे हुए होते हैं, और उनको भड़काने वाले लोग अपना जो काम करते रहते हैं कि वो आदमी तो परेशान है, जिसका उसके दिल से आप पूछिए, जिसका मरीज भर्ती होता है वो तो चाहता कि वो ठीक हो जाए, उसका मरीज ठीक हो जाए, तो वो नहीं चाहता। लेकिन ये जो और लोग जो उसके पीछे बैकअप देते हैं उकसावा करने के लिए, या कोई अपनी पुरानी रंजिश चुकाना चाहता है कि हम गए थे, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया, तो इस तरह की चीजें हैं। ये समाज में कुल मिला के डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं। तो हमारा तो इस आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये आग्रह है कि आप समझिए लोगों को, आप डॉक्टर को समझिए, और जो जाहिर सी बात है जो अच्छा नहीं होगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा, जाहिर सी बात है कि उसके पास लोग नहीं जाएंगे। ठीक नहीं होंगे तो क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे, बिल्कुल। तो वो अपने आप ही आप जो है वो ऐसे लोग खुद ही बहिष्कृत हो जाते हैं समाज से। तो पब्लिक का रोल है इसमें। बिल्कुल ठीक बात आपकी। अच्छा, मैं भी अपने चैनल के माध्यम से लगातार ये अपील कर रहा हूँ कि डॉक्टरों को, आप इस समय अगर डॉक्टरों की संज्ञा देखी जाए तो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं भगवान के
तौर पे वो काम कर रहे हैं, अपनी जान पे खेल के अपने परिवार को भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अगर अभी बीच में देखिए तो डॉक्टर्स के लिए अलग होटल्स बना दिए गए थे कि आपको 10 दिन यहाँ रहना है, 15 दिन यहाँ रहना है। तो अगर समाज में कुछ कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं, और हमारे मीडिया के भी लोग जो है जिस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, वो काबिल तारीफ है। तो मैं भी अपील करता हूं, और अगर आप देखिए तो हम लोग भी किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। मैं यहाँ आपके साथ बैठा हूँ, अपनी दूरी बना के बैठा हूँ, जाहिर सी बात है कि हम लोग एक संवाद कार्यक्रम में बैठे हैं, तो हर तरह की गाइडलाइन सबको माननी चाहिए। भारत सरकार भी गाइडलाइन अपनी देता है, कहता है कि आप मास्क लगाइए, दूरी बनाइए, बाजारों में कम जाइए। लेकिन सर मुझे अभी देख के बड़ा अचंभा लगता है, कि बड़ा कष्ट होता है मुझे कि लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। कैसे देखते हैं इन लोगों को आप? लोगों का क्या है कि जैसे हमने आपसे बताया ना कि शुरू में इतनी दहशत थी कि लोग घर से नहीं निकलते थे जी। आज की दहशत लोगों की उस रेशियो में खत्म हो गई है। वो सोचते हैं कि अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और बिना मास्क के आप अभी शहर में देख लीजिए, गांव में निकल के चले जाइए तो आप सब्जी मंडी लगी हुई है, लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कुछ वो नहीं है, जैसे कि उनके अंदर कोई भय नहीं है। लेकिन ये समाज के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। अगर सरकार कोई गाइडलाइन जारी करती है और कि आपको इन चीज़ों से बचना है, क्योंकि एक बार हो जाने के बाद तो फिर बहुत बड़ी समस्या है ना कि जो है आप उससे निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। बहुत बड़ा सवाल उसका आउटकम किसी को नहीं मालूम। अगर किसी को बीमारी हो गई तो ये कोई नहीं कह सकता कि हाँ हम इससे 100% निकल जाएंगे, क्योंकि जो बहुत सारा स्टडी में ऐसे केसेस भी मिले हैं जिनमें कि 7 to 10 डेज तक बिल्कुल ठीक है आदमी, और ऑल ऑफ सडन बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ भी ऐसा हुआ कि एकदम ठीक थे और 7 to 10 डेज के बाद सडन डिटोरिएशन हुआ, एकदम से उनकी हालत बिगड़ी और डेथ हो गई। तो इसलिए ये कुछ तो इसलिए सबसे जो है सामाजिक जो एक जागरूकता है हम लोगों को, और जो ये 3 पॉइंट शुरू से गाइडलाइंस हैं उनको सबको फॉलो करना चाहिए। सिंपल वो है, इसके लिए किसी को कुछ करना नहीं है। एक मास्क लगाना है, एक दूरी बनाना है और सैनिटाइज करना है। हमारे कहने का मतलब है कि दूर दूर अगर हम आप बैठे हैं, यहाँ इतनी दूर बैठे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही। मास्क लगा लिया तो अगर दोनों लोग मास्क लगाए हैं बाहर या जहाँ भी जो कुछ है, तो कम से कम उससे उसका प्रसार तो नहीं हो रहा है। और ये जैसे कहा जाता है कि भाई ड्रॉपलेट से ही होता है, बात करने से हो रहा है, बाकी चीज़ों से हो रहा है, तो उन सब चीज़ों का बचाव है। अगर आप दोनों लोग मास्क लगाए हैं तो उसकी फैलने की क्षमता कम हो जाती है। मैं मानता हूँ बिल्कुल आपकी बात को। जी। 10 जैसे ये कहते हैं ना कि अभी पहले ये था कि आप उससे संपर्क में नहीं रहिए, आज की डेट में ये है कि अगर आप 10 मिनट 15 मिनट कोई संपर्क में रहा है तो ये कोई जरूरी नहीं कि उसको लेकिन ये कि डिस्टेंसिंग मेंटेन किया है और मास्क लगा रखा है, आप प्रॉपर सैनिटाइजेशन है, तो वो चीज़ आपकी जो है होती है। तो लोगों को इसके लिए समझना चाहिए सबका सहयोग, बिना जनता के सहयोग के कोई लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती है कोरोना के खिलाफ। चाहे डॉक्टर उसमें अपना, चाहे पुलिस प्रशासन, मीडिया, सारे लोग जो भी कुछ हैं, सब लोग इतना जागरूक कर रहे हैं। तो लोगों को समझना चाहिए इसके लिए कि हमें थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, अनावश्यक रूप से हम ना निकले, जरूरी हो तो निकलें, अपने परिवार का ख्याल रखें। आखिर हम लोग ये चीज़ें जो कर रहे हैं कि जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए टेस्ट, हम तो अपने स्टाफ हमारा जो है हम उसको धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस तरह के उसमें उन लोगों ने हिम्मत करी, सैंपल निकाल रहे हैं प्रिकॉशन के साथ। नहीं, वो कहते हैं कि हम नहीं निकालेंगे सैंपल, मना करते, आप खुद निकालिए। क्या करते हैं? तो वो सब लोग जो कि फ्रंट लाइन में खड़े हुए हैं और लोगों का सैंपल निकाल रहे हैं, कोई आ रहा है, बैठ रहा है, फिर सैनिटाइज कर रहे हैं कुर्सी, फिर हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, फिर अगले को कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट उस पे हैं। तो हम अपने सारे स्टाफ का आपके माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन लोगों ने अपनी हिम्मत दिखाई। नहीं, अभी आप किसी से कहिए कि आपको जो है कोरोना के लिए सैंपल कलेक्ट करना है, तो बहुत मुश्किल काम है कि वो तैयार हो, लेकिन हम स्टाफ हमारे सैंपल ले रहे हैं, जा रहे हैं, ले आ रहे हैं, एक्सपोजर पे हैं, प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हैं, सैंपल लेते हैं सबका। नहीं तो मना कर दे तो कैसे करेंगे? फिर भाई हमको करना पड़ेगा, किसी और को करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं। पीपीई किट पहन के काम करना, आधे घंटे अगर किसी को पहना दी जाए तो जो तकलीफ होती है उसको पहन के काम करने में, ये बिना पहने आप उसका जो है अंदाजा नहीं लगा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं। तो हमारे इसमें ये है और लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। दूसरा इसमें एक ये है कि जैसे हम लोग ये कहते हैं कि RT-PCR से हमको टेस्ट करना है, तो 3 से 5 दिन पे से ही पॉजिटिव आना शुरू होता है, 28 दिन तक पॉजिटिव रहता है। और दूसरी बात ये है कि अगर
एंटीबॉडीज पे आए तो जो आईजीएम होती हैं वो हमारी 7 डेज पे अपीयर हो जाती हैं और करीब 21 दिन तक रहती हैं। उसके बाद वो गायब हो जाती हैं। अगर इन्फेक्शन हुआ है तो 21 दिन तक रहेंगी, गायब हो जाएंगी। उसके बाद फिर 14वें दिन आईजीजी अपीयर होता है और वो उसके बाद 1 महीने तक 2 महीने तक आगे अभी तो स्टडी चली रही है वो कितने दिनों तक पॉजिटिव, वो ये शो करता है कि हाँ आपको इन्फेक्शन हुआ था, अब आप इसके लिए इम्यून हो चुके हैं। तो इसीलिए अभी एंटीबॉडीज को डायग्नोस्टिक उसमें नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ सर्विलेंस के लिए लिया जा रहा है कि आपको एक्सपोजर हुआ है कि नहीं हुआ। तो इस बीमारी का मुकाबला बिना जनता के सहयोग के संभव नहीं है। और जो प्राइमरी गाइडलाइंस है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और सब लोग ध्यान से वो करेंगे तो इस लड़ाई को हम लोग आराम से जीत सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हिम्मत जब तक नहीं होगी, जब तक उस चीज के लिए सहयोग नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई जांच कराने आता है, बहुत बार होता है सुबह बाहर लड़कों से बहस हो जाती है, हम मास्क नहीं लगाएंगे, हम नहीं आए, बहुत सारे लोग आते हैं। तो सिर्फ सहयोग करने की जरूरत है कि ये आप ही की सुरक्षा के लिए, आप ही की सुरक्षा के लिए। भाई हमारा स्टाफ तो उसने लगा रखा है, वो अपना सुरक्षित है, आपकी सुरक्षा के लिए है, आप मेरे पास, तो एक दूसरे की सुरक्षा के लिए है। तो जब तक हम आप एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, भाई अगर आप जांच कराने आ रहे तो जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दी हैं उनको हमको फॉलो करना है। और उसमें कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं है कि जिसके लिए कोई ऐसी मुश्किल हो। तो बस थोड़ा सा ध्यान देके हम लोग इस जंग को, बिल्कुल ठीक बात है कि समाज को भी सुरक्षित रखिए, स्वयं भी सुरक्षित रहिए। और अगर आप गाइडलाइन मान रहे हैं तो आप अच्छा ही कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बात आपने कही। अच्छा, मैं एक बात समझना चाहता हूँ कि जिस तरह से कोरोना वायरस आया और लॉकडाउन किया गया, आप एक संस्थान को चलाते हैं, उसके मुखिया हैं और आपके साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, कैसे समझाया उनको आपने और कैसे इन संघर्ष के दिनों में आपने काम किया? क्योंकि आप लगातार तो उस समय भी काम कर रहे हैं। नहीं, हम अपने स्टाफ के थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया। हमारे स्टाफ, जो बहुत सारे स्टाफ थे हमारे, जो बाहर से आते थे, गांव से आते थे, कस्बों से आते थे, कुछ ऐसे स्टाफ थे जो हमारे, जिनको हमने रेजिडेंस दे रखा था, वो लोग रहते थे। तो सब लोगों को ये था कि पूरे समय, बीच में कुछ दिनों के लिए तो कंप्लीट बंद हो गया था। हाँ, ठीक है। लेकिन बीच में ऐसा समय था जब लोगों को सुविधा देनी थी और उस डर में देनी थी, शुरू में दहशत के माहौल में, कि लोगों को समझाना है और फिर उनकी सेवा भी करनी है। कि अगर किसी को प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, किसी का किडनी का इलाज चल रहा है, बहुत सारी बीमारियां, किसी को कैंसर है, उन सब चीज़ों के लिए तो जो भी हमारे पास जो स्टाफ थे उस समय, उन सब की मदद से हम लोगों ने जो है उसको ये किया। दूसरा ये कि जब आपके पास टेक्निक है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, भाई पहले सब मैनुअल होता था, आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सब ऑटोमेटेड टेक्निक पे हैं। तो उन सब की मदद से हमको टेस्ट करने में काफ़ी आसानी हुई और हमारे स्टाफ ने सहयोग किया जो हमारे पास रह रहे थे। बाकी ये था कि लॉकडाउन के समय में जब आपको सहयोग देना था, सुविधा देनी थी लोगों को, और आपके स्टाफ की सैलरी, और उस समय इकोनॉमिक बिल्कुल क्राइसिस थी, बहुत आर्थिक तौर पे बहुत क्राइसिस हुई थी। और बड़े बड़े लोग, सब लोग, सारे लोगों के पास ऐसी समस्याएं थी बिल्कुल कि बहुत मुश्किल था कि उसमें कैसे जो है वो करना। तो हमारे स्टाफ ने हमारा पूरा सहयोग किया, उन सब की हमने मदद करी, जो भी उनकी सैलरी थी, जो भी जिसका था, जो दूर बैठे हुए हैं उनको ऑनलाइन उनको पैसे दिए कि भाई उनका काम चल सके, जो यहाँ पे थे उनको बुला के कि भाई आप जो ऐसे है आके ले जाओ, कोई भी अपनी क्राइसिस में ना रहे। और उन सब लोगों ने सहयोग किया हमारे। और बाकी जब पूरी तरह से काम चालू हुआ तो उन लोगों ने पूरा सहयोग किया, और फिर जिसको जो जो ज़रूरत थी, किसी को एडवांस चाहिए था, किसी को कुछ चाहिए था, उन सब के, क्योंकि वो हमारा एक परिवार है, उनके सहयोग से हम काम करते हैं और वो हमारी दिल खोल के मदद करते हैं। और हमें अपने स्टाफ पे गर्व है कि वो हमारे लिए बिल्कुल एकदम डेडिकेटेड हैं और हमारा सहयोग करते हैं। क्योंकि मैं अकेला तो नहीं सब कुछ कर सकता। बिल्कुल अकेले बस का तो अकेला नहीं है, हर स्टेप पे जहाँ से पेशेंट आता है वहाँ से लेके सैंपल निकालना, नंबरिंग करना, लेबलिंग करना, मशीन तक जाना, सब चीज़ सुपरवाइज करना, सब चीज़ें देखना, सब हर स्टाफ की जिम्मेदारी होती है और वो बखूबी निभाते हैं और वो पूरा सहयोग करते हैं। वो हम बहुत आभारी हैं उनके, और वो हमारा एक परिवार है और वो लोग
उसी तरह हमारे यहाँ काम और जगह के कंपेरिजन में हमारा स्टाफ खुश रहता है वो, क्योंकि हम उसको एज ए फैमिली ट्रीट करते हैं। बहुत बढ़िया। कोई स्टाफ मुझे ये नहीं कह सकता कि मैं उसको अपनी फैमिली नहीं मानता। वो सोच सारे रखनी लोग चाहिए हैं। अपनी इसी तरह, और अच्छी जिस तरह सोच से- रखनी बिल्कुल, चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। उनके सहयोग से ही तो हम काम कर रहे हैं। बहुत सकारात्मक सोच है आपकी, और जिस तरह से आपने, जाहिर सी बात है कि इस लॉकडाउन में अपने परिवार का साथ दिया, अपने पूरे स्टाफ का साथ दिया, उनके सुख दुख में, और वो आपके साथ में है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप में अच्छा है, तभी वो आपके साथ में है। अच्छा, मैं आपसे अंतिम मेरा सवाल है, जी। इस मुकाम पे आप पहुँचे हैं, अपने सफ़र के बारे में मुझे बताइए कि कहाँ से आपने शुरुआत की और आज आप कहाँ पर हैं, और अभी आप क्या सोचते हैं, और कि आपको अभी क्या करना है, कुछ अपने सपने भी बताइए हमसे। देखिए, ये होता ना कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अब ये कहा जाए कि संघर्ष तो बहुत होते हैं जी। और जब आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, अगर आपके पास कोई बैकअप नहीं है तो राह आपकी बहुत कठिन हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है, ठीक बात है। तो शुरुआत में तो गांव के परिवेश से जुड़ा हुआ था। 8th तक मेरी एजुकेशन गांव में हुई। जी। तो उसके बाद फिर शहर निकल के आए, फिर आगे। तो जैसे कहते नहीं कि अगर आप कर्म करते हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है। और ईश्वर कैसे मदद करता है? ईश्वर इस तरह से मदद करता है आपकी कि जो है किसी न किसी को आपको सहयोग करने के लिए भेजता है। बिल्कुल देता अगर है, मैं हाँ। गांव में रहा तो गांव में मेरे परिवार ने, वहाँ के लोगों ने, वहाँ के टीचर्स, जो भी सबका एक ऐसा लगाव था, उनने वहाँ मदद करी। जब मैं यहाँ आया तो यहाँ दूसरे टीचर्स मिले, उसमें उन्होंने मदद करी। मैं गांव से निकल के आया तो पढ़ने आया यहाँ पे, तो हमारे जीजा जी ने, उनके साथ रह के मैं पढ़ा, उन्होंने वो तो जो आपकी एक ग्रूमिंग होती है वो रिफ्लेक्ट करती है आपके काम में। बिल्कुल। तो अगर आपकी अच्छी परवरिश हुई है, अच्छी ग्रूमिंग हुई है, तो वो आपको रिफ्लेक्ट करेगी आपके काम में। जब मैं यहाँ आया जीआईसी में, गांव से आया यहाँ पढ़ने जीआईसी में संतोष सर थे हमारे, उन्होंने मतलब ये लाइफ का एक यहाँ टर्निंग पॉइंट था कि मैं पढ़ता था। तो उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटेक्निक ज्वाइन करने जा रहा था। हमने कहा सर इस पे साइन कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अरे, अब जो भी उन्होंने देखा हो, ये कहते नहीं कि गुरु पहचान लेता है, टीचर आपको पहचान लेता है आपके पे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप ठीक है, हम इस पे साइन कर देंगे, लेकिन तुम्हारा पॉलिटेक्निक में हो जाएगा तो तुम जाओगे नहीं, तुम मेडिकल की तैयारी करो। हमने कहा सर मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरे यहाँ ना कोई पीछे है, ना कोई मेरी ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन है कि मैं आगे बहुत अच्छा ऐसे। उन्होंने कहा नहीं, तुम पढ़ो, तुम एग्जाम दो। मैंने एग्जाम दिया, मैं पॉलिटेक्निक क्वालिफाई कर गया। फिर सर को दिया था वचन मैंने, फिर नहीं मैंने ज्वाइन करी। फिर उन्होंने मुझे गाइड किया। सर के लड़के भी डॉक्टर हैं इस समय, डॉक्टर विनय, वो हम दोनों लोग, वो अपने बेटे की तरह मुझे मानते थे। हमको फ्री में ट्यूशन पढ़ाते थे और मुझे गाइड किया। तो वहीं से एक टर्निंग पॉइंट आया जी। और हम रहते थे जीजा जी के साथ अपने, और उन्होंने बहुत मदद करी। उनके साथ और एक टीचर रहते थे, तो गुप्ता जी रहते थे। इन लोगों ने हमें एक ऐसे संस्कार दिए, एक ऐसा वो किया कि मेरे पास तो कुछ नहीं था, मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, तो उन्होंने आगे मुझे बढ़ाया। सर हम लोगों से ज़्यादा तो सर ही मेहनत करते थे। हम लोग कोचिंग कराया लखनऊ में, और वहाँ रहते थे सर। नोट्स हम लोगों से ज़्यादा सर पढ़ते थे। जी। नोट्स बना के देते थे। उनकी मेहनत, उनका वो कि हम भी सेलेक्ट हुए, और उनका बेटा डेंटल में सेलेक्ट हुआ, जो प्रोफेसर हैं BHU में, डॉक्टर विनय श्रीवास्तव सर, बनारस में रहते हैं। तो ये एक ऐसे होते हैं, तो जैसे कहा जाता है कि ईश्वर आपकी मदद करता है, तो डायरेक्ट तो वो नहीं आता ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारा टर्निंग पॉइंट GIC से स्टार्ट हुआ। GIC में बहुत सारे टीचर थे, सब लोगों ने मदद करी, मुझे इस तरह ले आए यहाँ तक। फिर आगे गए मेडिकल कॉलेज में, तो हर स्टेप पे आपका जो है कोई ना कोई सहयोग किया, सहयोग करता। फैमिली बैकग्राउंड डॉक्टर का नहीं था, तो लोगों से ऐसे धीरे धीरे वो संघर्ष करते हुए वहां तक पहुंचे। फैमिली का सपोर्ट रहा, मेरे फादर इन लॉ का सपोर्ट रहा, उन्होंने वो किया। बाकी और मतलब हर किसी का नाम आप नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारी लिस्ट है। तो हम यहाँ तक अगर पहुंचे हैं तो बहुत सारे लोग हैं, किसी न किसी का योगदान है। और हर हमको ये मान के चलना चाहिए कि अगर हम यहाँ पहुंचे तो हमें ये नहीं वो करना चाहिए कि नहीं हम यहाँ तक पहुंच गए तो मैंने जाहिर सी बात है कि मेहनत मेरी है, लेकिन उसके साथ सबके कॉम्प्लीमेंट्स हैं, विशेष हैं, उनके आशीर्वाद हैं। हर किसी फैमिली, फ्रेंड्स, जितने सारे लोग हैं, उन सब की दुआएं आपके उसमें लगती हैं, विशेष लगती हैं, और आप उसको करते हैं। जब मैं ये सब करके आया,
MBBS किया, फिर MD पैथोलॉजी से करी, फिर लौट के जब यहाँ आया तो सेटअप खड़ा करना बहुत मुश्किल का काम होता था। बिल्कुल। फिर हमने नौकरी करी, मुश्किल से 15,000 रुपये मिलते थे, तो उसमें अमेठी, संजय गांधी अमेठी जाता था ड्यूटी करने, तो वहाँ पे जो है तो शुरू के समय में कितना मुश्किल होता था। फिर धीरे धीरे हमने लोन, आप जैसे जाते हैं संघर्ष करने के, आप गए कि हमको लोन चाहिए, तो अरे कहाँ से, कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, कैसे आपको लोन मिलेगा। यानी कि आज से 2002 में जब हम, तो उसके लिए हम ये टहलते रहे कि हाँ हमको लोन मिल जाए, तो मुश्किल से मिला लोन, 5 लाख का लोन। अब आज अगर हम बैठे तो हमको घर बैठे लोन सैंक्शन हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, ठीक बात। लेकिन उस समय का अगर याद करें तो 5 लाख का लोन भी मिल, तो धीरे धीरे हमारा एम ये था कि हम चाहते तो कहीं और सेटल हो जाते, लेकिन हमारा उद्देश्य था कि हम अपने एरिया को सर्व करेंगे। ये हमारी दिली इच्छा थी कि अगर हम यहाँ पढ़े हैं तो हम अपने बैकग्राउंड में, हम कहीं और सेटल होंगे। हम बहुत दिनों तक गोरखपुर में रहे, हमारे सारे बैचमेट्स वो सब कहे कि नहीं यहीं सेटल हो जाओ, तो मैंने कहा नहीं, मैं अपने एरिया को सर्व करना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है, और मैं हमेशा यहाँ बाहर ही कहलाऊंगा। तो मैं जहाँ रहूँ अपनी जगह पे रहूँ, अपने लोगों के, अपने एरिया से आया हूँ तो वहाँ के लोगों को सर्व करूँ। तो जब मैं आया यहाँ पे तो नया वो सारी चीज़ें थी, नई टेक्निक्स, उनको ला के और वो करना मुश्किल काम था, लेकिन फिर भी किया, सबके सहयोग से, सबका आशीर्वाद रहा। बहुत बार ऐसा होता था मशीनें खराब हो गई, पता लगा कई बार रात भर लैब में ही बीत जाता था, घर नहीं जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि आज अगर हम यहाँ पहुँचे तो हमने संघर्ष नहीं किया, लेकिन देखने में लोगों को लगता है कि नहीं यार अब इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, इतना बड़ा वो कर लिया, बड़े आदमी को, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर किसी को ये नहीं पता कि उसके पीछे क्या छुपा हुआ, पीछे की कहानी क्या है, उसमें कहानी क्या है, उसने कितना संघर्ष किया। ऐसा होता था मैं रात भर लैब में ही रह जाता था, खुद काम करना पड़ता था। सुबह लोग जब फास्टिंग पीपी निकलवाने आते थे, फास्टिंग, अरे डॉक्टर साहब आज बड़े सवेरे तो मैं कहता था कि भैया मैं आज रात में। तो ऐसा नहीं कि मैं अगर यहाँ पहुँचा हूँ तो अब आज टेक्नोलॉजी है तो उसका एडवांटेज ले रहा हूँ। ये भाई डिपेंडेंट ब्रांच है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, हाँ, तो समय के साथ बदलना तो हर किसी को आप संतुष्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोशिश ये होती है कि अपनी तरफ से एक अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश होती है। लोगों को इस चीज को समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो अभी मैंने पहले भी यही कहा कि डॉक्टर्स को समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसको समझिए आप भाई, कोई डॉक्टर किसी का दुश्मन नहीं है और किसी के लिए वो ऐसा भाव नहीं रखता, कोई नहीं रखता, कभी भी नहीं रखता। तो जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक वो चीजें आगे निकलेंगी नहीं। और चीज़ों को अगर आपको बढ़ाना है, फैसिलिटी देनी है, तो के लिए तो भाई मनी लगना ही लगना है, आपको मशीन लगनी है। आप समझिए कि अगर आप कोई मशीन लगाने जा रहे हैं तो 10 लाख से नीचे कोई मशीन नहीं आती, और जब आप उसकी लगाओगे उसकी लाइफ 5 साल से ज़्यादा नहीं है। तो आपको इन्वेस्ट करना है चीज़ें, अगर आपको भाई फैसिलिटी देनी है अच्छा जो है। तो वैसे तो यहाँ के लिए हमारा तो जैसे ये मानना है कि भाई एक सेटअप जैसे रायबरेली में है तो एक ऐसा सेटअप डेवलप हो जिसमें सब एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं हो जाए, बहुत बढ़िया, कि लोग जाएं। अब ये किसी एक के बस की बात नहीं है, ये किस तरह हो सकता है कि एक जॉइंट वेंचर है, लोग इसके लिए आए कि एक ही उस पे जो है, तो लोग जैसे अब दिखाने यहाँ गए, फिर एक्सरे वहाँ जाना है, फिर अल्ट्रासाउंड वहाँ कराने जाना है, फिर पैथोलॉजी के लिए वहाँ जाना है, तो पेशेंट परेशान होता है, क्योंकि जो आता है परेशान होता है, तो उसका दिमाग नहीं काम करता ना, अटेंडेंट का काम करता है, इतना हैरान परेशान रहता है, हर जगह पैसे खर्च होता है, तो इरिटेशन होना तो स्वाभाविक है। मतलब कोई भी हो, अगर मैं मरीज बन के जाऊंगा मैं दूसरे, तो हमें भी वही होगा, तो वो परेशान हो जाता है। सुबह आया कि भाई अच्छा, मजबूरी डॉक्टर की क्या है कि जब आप किसी फिजिशियन को दिखाने जाएंगे, सर्जन को दिखाने जाएंगे, तो सब चीज़ों की का एक प्रोटोकॉल है, जांच होनी है, बाकी चीज़ें, क्योंकि पहले जैसा नहीं है, चीज़ें बहुत सारा है, कुछ है, तो उसके हिसाब से उसको देख के चलना होता है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट मतलब यहाँ के लिए जो कोई भाई पहल करे, कोई ऐसा कि एक रूफ के नीचे जो है सारी सुविधाएं हो कि आदमी एक बार वहाँ आए और उसको इकोनॉमिक बेसिस पर, बहुत ज़्यादा पैसे न लगे, एक अच्छे से वो लगे। तो जो प्राइवेट सेटअप में आदमी आए तो उसको ये ना लगे कि हाँ हमारा बहुत पैसा खर्च हो रहा है, और लोगों को सुविधा मिले, कम पैसों के साथ सुविधा मिले। सोचना चाहता है, करना भी चाहता है, लेकिन उसके साथ यही होता है कि ये सब ऐसी चीजें हैं जिनमें कि बहुत फंड्स की जरूरत होती है और बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। तो जब तक कई लोग हिम्मत नहीं जुटाएंगे तब तक इस तरह नहीं हो सकता। चलिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भगवान को आपको इतनी हिम्मत दे कि आप एक छत के नीचे सब कुछ स्थापित करें और कम पैसे में समाज की सेवा करें, जैसा आप कर भी रहे। मुझे पता कि आप एक समाज सेवी भी हैं, बस आप दर्शाते नहीं हैं, जैसा मुझे पता लगता है।
तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपके सारे सपने पूरे हों। अगर आपने ये सपना देखा है कि एक छत के नीचे सारी सुविधाएं हों जिससे मरीज को कोई दिक्कत ना हो, आप जरूर पूरा करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी टीम की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने जिस तरह से इस कोरोना काल में काम किया, इसको लेकर हम आपके जज्बे को सलाम करते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, तो ये थे डॉक्टर CB सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरह से कोरोना काल में इन्होंने किस तरह से काम किया, उस बारे में बताया और अपनी संघर्ष की कहानी बताई। संवाद में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।